हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, क्या हालचाल। उम्मीद है आपने पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से जारी रखी होगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और उसके बहुत सारे शानदार एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे और क्वेश्चन लगाया था। टेक्निक सीखी थी कि किससे आसानी से हम ऐसे सर्कुलर लूप्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सेंटर पे। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे दिख जाएगा अभी आपको लिंक, वहाँ जाके आप प्लीज़ उसको देखिए। एंड लास्ट में मैंने 2 होमवर्क में भी दिया था। वो होमवर्क में एक क्वेश्चन ये रखा था और ये क्वेश्चन ये रखा था। ठीक है, एज इट इज़ मैंने क्वेश्चंस को बोर्ड पे छोड़ दिया था, मैंने इसके साथ कोई छिड़खाई नहीं की थी क्योंकि फिर से मिटा के फिर से लिखना पड़ता। मुझे उम्मीद थी कि आप ये क्वेश्चन लगा के और इसका सॉल्यूशन जो आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बट कोई बात नहीं, जिन्होंने कर लिया उनको कंग्रेचुलेशंस, एंड जिनको नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, एक बार हम फिर इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और 2-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एकदम पक्की हो जाए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या था कि ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का ये छोटा सा हिस्सा था और उसको यहाँ से बेंड करके स्ट्रेट लाइन के साथ डाल दिया गया था। ये स्ट्रेट लाइन, ये जो आर्क है, ये जो आपके पास आर्क है, इस आर्क का जो सेंटर है उस सेंटर से 120 डिग्री एंगल बनाती थी। ठीक है, सो अपने को क्या चाहिए था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए इस आर्क और इस स्ट्रेट वायर दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली बहुत आसान तरीका ये था हमारे पास कि पहले तो हम क्या करते हैं, ये कर्व्ड वायर जो है हमारे पास, ये जो आर्क है, इस आर्क की वजह से जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये डायरेक्शन देखना हमने सिखाया था, ऐसे कर्ल करिए अंदर की तरफ, जिधर की तरफ थंब इंप्रेशन जा रहा है उस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस आर्क की वजह से, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया क्योंकि अंदर की तरफ जाएगा। एंड अगेन अपन क्या काम करते हैं, इस वायर का नीचे की तरफ जा रहा है करंट, तो नीचे की तरफ अगर अंगूठा करें और इसको खोल दे, इसका मतलब इस वायर की वजह से जो करंट आएगा, जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा बाहर की तरफ। तो अपने को दोनों मैग्नेटिक फील्ड काउंट करना है और काउंट करने के बाद वहाँ पे अपने को एक्सप्रेशंस लिखने हैं। सबसे पहले अगर इसकी वजह से लिखें तो मैं इसको मैं लिखता हूँ B1। ठीक है, दिख रहा है, B1 लिखता हूँ। तो आर्क की वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था उसके लिए हमने 2 फॉर्मूले यूज किए थे। पहला फॉर्मूला क्या यूज किया था, B = μ0 I अपॉन 4πr² इंटू L, और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज किया था, दूसरा फॉर्मूला था μ0 I/2r इंटू N, ये था। तो या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखना चाहें तो μ0 Ni/2r लिखिए, और अगर आप लेंथ के टर्म में लिखना चाहें तो आप लिखिए μ0 IL/πr², 4πr²। दोनों से हमने आंसर कई सारे क्वेश्चंस का किया था, आपको जो पसंद है उसको आप यूज कर लीजिए। मैं तो फर्स्ट वाला ज्यादा यूज करता हूं तो मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड वाले से आप खुद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वन में मैं देखूं अगर, तो B = लिखना पड़ेगा μ0 I/4πr², 4πr²। यहाँ तक तो ठीक है। बात आती है लेंथ की, तो ये आर्क लेंथ क्या लिखूं, 3, 4, 5 बार नहीं 1000 बार मैंने बताया, आर्क लेंथ लिखने के लिए क्या करना चाहिए आपको लिखना चाहिए एंगल इंटू रेडियस। लेकिन एंगल जो होगा वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, वो तो रेडियन में होना चाहिए। तो 120 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो आप जानते ही होंगे कि भाई 180 डिग्री का होता है पाई रेडियन, इसका मतलब 1 डिग्री का होगा पाई/ 180 रेडियन, करेक्ट है। इसका मतलब 120 डिग्री का होगा पाई/ 180 इंटू 120, 0 0 6 2 जा 6 3 जा, दैट मीन्स 2π/3। देखो ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, बट मैं शॉर्टकट के लिए क्या यूज करता हूँ पता है, मैं यूज करता हूँ कि ये 120 डिग्री है, मुझे पता है कि 120 डिग्री इज 1/3 ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा होता है टोटल, और ये 1/3 है 120। अगर 1/3 है इसका मतलब 360 को हमने बोला था 2π, तो 2π का 1/3 कर दिया 2π/3। मैं ऐसे ओरली कर लेता हूँ, मुझे पसंद नहीं आते इतने लंबे चौड़े करने का, तो मैं ऐसे दिमाग लगाता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें जो है हमारे सामने जो है वो ईजिएस्ट वे में आ जाए, और हर बार ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सही होंगी, गलत नहीं होंगी, बस आपको पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे आर्क लेंथ निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंगल आ गया रेडियन में, और रेडियस हमारे पास आर में लिखा ही हुआ है। सो 2π इंटू r/3, तो 2πr/3। देखो ये हो गया आपका एंगल और ये हो गया रेडियस। तो r से r गया, 2 से 2 चला गया, पाई से पाई चला गया, और ये वाला जो डायरेक्शन आया है ये ऐसे यानी कि अंदर की तरफ आया, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया। मतलब B1 कितना आ गया आपके पास, B1 आपके पास आ गया μ0 I, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे बचा 2 3 जा 6r, μ0 I अपॉन 6r, और ये कहाँ है, अंदर की तरफ, करेक्ट है। चलो बढ़िया, दूसरा देखते हैं B2 क्या आने वाला है। B2 क्या आने वाला है जरा देखिए। B2 के लिए हम क्या काम करने वाले हैं कि स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
स्ट्रेट वायर के लिए हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, जो कि होने वाला है, और ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले एंड का एंगल, दो चीज चाहिए। तो फर्स्ट वाले सेकंड वाले एंड का एंगल क्या होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये टोटल 120 डिग्री, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, जैसा पहले हमने किया था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये भी आ जाएगा, और वो क्वेश्चन देखने के लिए आप फटाक से इसी प्लेलिस्ट में चले जाइए, या तो आप चले जाइए नीट और जेई की प्लेलिस्ट में, या चले जाइए यूपी पीजीटी के प्लेलिस्ट में, या चले जाइए 11th 12th की प्लेलिस्ट में। तीनों ही प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड की है। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो है उस पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये क्या होगा r cos 60, r cos 60, ये r तो r का cos 60, r का cos 60 मतलब r/2, करेक्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला, कहीं भूल तो नहीं गए, भूल गए क्या? नहीं भूले हो तो अपनी कॉपी में तुरंत लिखो अभी कि स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अगर नहीं भूले हो तो लिख के एक थंब डाल दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, अगर आपको याद है तो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज μ0I/4πr, बट r नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे तो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि है r/2, करेक्ट है। एंड इधर होगा साइन θ1 भी 60 है, θ2 भी 60 है, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ साइन, अच्छा नहीं क्योंकि आपको फॉर्मूला रिमाइंड कराना ना, इसलिए मैं साइन θ1 यानी कि साइन 60 प्लस साइन θ2 यानी कि अगेन साइन 60 में लिख रहा हूँ। क्या फॉर्मूला याद आया? μ0I/4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2, करेक्ट है। तो ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 से ये 2 कट गया, और ये साइन 60 यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये 2 टाइम्स है तो √3/2 प्लस √3/2 मतलब सिर्फ और सिर्फ √3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया √3 μ0I/2πr, √3 μ0I/2πr। लेकिन ये वाला जो फील्ड है दिस इज आउटवर्ड्स, ये कर्व की वजह से इनवर्ड्स और ये स्ट्रेट लाइन की वजह से आउटवर्ड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास दोनों B1 और B2 आ गया है। अगर आपको नेट फील्ड निकालना है तो जस्ट ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी नेट निकालना है अगर आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, B1 अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो पक्की बात है माइनस होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस हो जाता, बट दोनों अपोजिट है, एक अंदर है तो एक बाहर की तरफ है। अब माइनस B1 में से B2 को करें या B2 में से B1 को करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपके पास सारे नंबर का, सारे ये जो सिंबल्स है उनका वैल्यू नहीं है, आपके पास रेडियस नहीं पता, आपको आई नहीं पता। इस केस में कौन छोटा है कौन बड़ा है इसके चक्कर में मत पड़िए। आंसर को ना आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आप किसी एक को बड़ा मान लो, जैसे अगर मैंने μ0I/6r को ग्रेटर मान लिया, इसका मतलब जो मेरा नेट फील्ड आएगा वो किधर आएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ वाला फील्ड, इनसाइड वाला फील्ड जो है वो बड़ा होगा, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट भी तो अंदर की तरफ ही आएगा, और अगर बाहर की तरफ वाला फील्ड बड़ा होगा तो फाइनल रिजल्ट बाहर की तरफ आएगा। सर पर हमको पता तो नहीं ना कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, तो ठीक है एक बार के लिए आप ले लो ना, एक बार के लिए आप इसको बड़ा मान लो, ठीक है। अगर इसको बड़ा मान के और फाइनल आंसर आप निकालते हो कि B1 माइनस B2 और कहाँ, अंदर की तरफ, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू रखते हो, अगर आपके पास वैल्यू आती है और वैल्यू रखते हो और वो वैल्यू निगेटिव आ जाती है, इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत चूज किया था, अंदर की तरफ नहीं है वो बाहर की तरफ है, करेक्ट। और अगर आपने बाहर की तरफ मान लिया, अगर पॉजिटिव आया फाइनल आंसर, इसका मतलब सही आपने माना था, और अगर पॉजिटिव आके निगेटिव आ गया तो मान लेना कि आपने गलत माना था, उल्टा आंसर। ये तो मैंने वेक्टर में अगर आपने डायरेक्शन शो कर दिया फिर माइनस प्लस का खेल बचता ही नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं B1 माइनस B2 करूंगा और फाइनल आंसर लिखूंगा अंदर की तरफ, आप चाहे तो बाहर की तरफ लिखिए, B1 माइनस B2, और ये किधर होगा, अंदर की तरफ, या फिर आप चाहें तो B2 माइनस B1 और ये लिख सकते हैं बाहर की तरफ। B2 और B1 की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए, और ज़्यादा सॉल्व करना तो आप सॉल्व करते रहिए, मेरे को तो बस आइडिया देना था, मैंने आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर आपको सॉल्व करना तो आप सॉल्व कीजिए, पॉज करके इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है। ओके चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको होमवर्क में, वो देखते हैं, और उसी से एसोसिएटेड एक और होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको एक बार के लिए पहले क्लीन करते हैं फटाफट, एंड लेट अस डू द नेक्स्ट वन, ओके। सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल आपको जेईई मेंस के पैटर्न पे मिलेंगे, नीट के पैटर्न पे मिलेंगे। आप जब भी कोई मॉड्यूल किसी इंस्टीट्यूट का फॉलो करने जाएंगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यार इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे भी दे रखे होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड उठाए हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन उठाया है, बट इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, इतने सारे पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी दूसरा कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगर आपके कोई डाउट वाले क्वेश्चन भी है तो आप अपने को कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, या फिर आपकी मर्जी तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके मिल सकते हो, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट में लिखिए,
टेलीग्राम, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला था जरा एक बार देखो, पिछला वीडियो देखा होगा तो पता ही होगा, अदरवाइज मैं फिर से एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे दिया है दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये डॉट आपको बताता है कि यहाँ से जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड्स, और यहाँ पे जो वायर है वो क्या है, इनवर्ड्स है। तो दो वायर से अगर मैं बोलूँ, एक वायर ऐसे बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा वायर अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे अंदर की तरफ इनफाइनाइट वायर, एक बाहर की तरफ इनफाइनाइट वायर की वजह से वाई एक्सिस पे आपको चाहिए इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पी का लोकेशन एक बार के लिए मैं साइड में लिख देता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लिखने में वहां पे प्रॉब्लम आएगी। पी जो पॉइंट है उसका लोकेशन है 0,√3 ए, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करते हैं हम कि इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए, उस इनफाइनाइट वायर से उसके लेंथ की जानकारी होनी चाहिए कि कितना दूर है, तब तो हम निकाल पाएंगे इनफाइनाइट वायर की वजह से, करेक्ट है। और अगर अपने को इनफाइनाइट वायर की वजह से निकालना है तो दूसरा चीज चाहिए कि डायरेक्शन किधर होगा। दो चीजें हमको निकालनी है, एक डायरेक्शन और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, μ0I/2πr, μ0I/2πr, करेक्ट है। और याद करो μ0I/2πr की जगह पे हमने क्या और सीखा था, 2kI/r, ये भी आप लिख सकते हो 2kI/r। तो k का वैल्यू हो जाएगा μ0/4π, तो 2 से 2 अगेन कट जाएगा, 2πr बन जाएगा। तो ऐसे याद रखो, वैसे याद रखो। सबसे पहला काम मैं क्या काम करूंगा कि मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। देखो ये वाला डिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है, ए है, लेफ्ट साइड है, मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, अब तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होने की वजह से माइनस लगा हुआ है, बट लेंथ तो माइनस होता नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू है आपके पास ए, करेक्ट है। अगर ये वैल्यू ए है और यहाँ का जो लोकेशन दे रखा है, ये वाला लोकेशन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही है, मतलब ये वाई एक्सिस पे ही है, इसलिए एक्स की वैल्यू 0 है, और ये वाला है √3a, तो ये वाली वैल्यू है √3a। अगर ये √3a है, ये a है, तो ये क्या होगा जरा बताइए आप एक बार के लिए, ये क्या होगा, ये होगा √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल रूट ओवर √3a का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कर दिया, तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 2, a स्क्वायर का हो जाएगा a, इसका मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे वैल्यू आएगी 2a। अगर इधर की वैल्यू 2a तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इधर भी है, इधर भी डिस्टेंस a है और इधर भी डिस्टेंस √3 है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, 2a। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इनफाइनाइट वायर से हमने को इस पॉइंट का डिस्टेंस तो कम से कम पता चल ही गया। अब दूसरा काम करते हैं कि डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तब जाके नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने को आसानी से निकलेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या बोला था हमने, जिस तरफ करंट जा रही हो उस तरफ अपना अंगूठा करिए, उस तरफ अपना अंगूठा करिए, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ अपना पंजा खोल दीजिए। जिस तरफ करंट जा रही है उधर अंगूठा कीजिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर पंजा खोल दीजिए। ऐसे करते ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो पहला चीज देखिए जरा, इस वाले से करंट हमारे बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब वायर कुछ इस तरीके से, अंगूठा बाहर की तरफ। अब हमको कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस वाले पॉइंट पे। तो अगर हमने यहाँ से सर के उधर खोल दिया, इस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑफ द पाम, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जब आप ऐसे करते थे तो हम अंदर की तरफ बोलते थे, इसका मतलब उधर नहीं है, इसका मतलब अंदर की तरफ, कि ये हथेली जिधर इशारा कर रही है। इस बार के लिए अगर मैं ऐसे रखूँ तो हथेली तो इधर इशारा कर रही है, हथेली तो कुछ ऐसे इशारा कर रही है, इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B, और इस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन क्या बोला था 2πr, तो 2π इंटू r मतलब क्या है 2a, तो इसका मतलब 2 2 जा 4π इंटू a, ये आ गया, करेक्ट है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चलो ये लाइन को मैं थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ, ठीक। अगेन सिर्फ एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी नहीं तो काम बन जाता अपना। अभी तक अपने को तो इस दूसरे वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, इस वाले वायर को देखो जरा, अगर मैं इसको अंगूठा ऐसे पकड़ूं, ऐसे अंगूठा पकड़ूं और मेरे को जिधर निकालना है उसकी तरफ मैं खोल दूं, ऐसे खोल दूं, तो ऐसे खोलने पे क्या होगा, हमारा पाम उधर की तरफ जा रहा है, मतलब इस लाइन के अगेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और वो भी मैग्नीट्यूड में तो बी ही होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों ही इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दोनों में सेम दे रखा है, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम दे रखा है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। बट अब दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट तो करेंगे नहीं, इसका मतलब कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों का। अब ये निकालना हमने इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत अच्छे से सिखाया है,
अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात, बट नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम याद दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं एंगल्स वेंगल्स देखते हैं, उसके बाद सब काम बन जाएगा। ये एंगल कितना होगा, ज़रा कोई बता सकता है क्या? ये एंगल कितना होगा, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस a/2a मतलब a से a कट गया 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। करेक्ट, कॉस 60 1/2 होता है। अगर ये 60 है, ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री। ये 30 है, ये 90 है, 9 3 12 और टोटल मिला के 180 होते हैं, तो 9 3 12, 12 में से कितने बच गए? 60 बच गया, मतलब ये हो गया 60। अगर ये 60 है तो डेफिनेटली बात यहाँ पे भी वही है कि ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री, एंड ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये अगेन से क्या होगा? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या काम करो, इस वाले के दो कंपोनेंट इधर की तरफ और उधर की तरफ, और इस वाले के दो कंपोनेंट इधर की तरफ और उधर की तरफ। माने इस बी का एक कंपोनेंट आने वाला है इधर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आना है ऊपर की तरफ। करेक्ट है, और इस वाले बी का भी एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अपोजिट और दूसरा आएगा ऊपर की तरफ। करेक्ट है, तो इसका जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा, क्योंकि एंगल 60 डिग्री तो इधर है, इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा बी का cos 60, इस वाले का बी का cos 60 ऊपर आएगा और बी का sin 60 इधर आएगा, तो मैं लिखता हूं बी का sin 60 डिग्री। करेक्ट है, अगेन सेम चीज यहां पे भी होगी, बी का cos 60 ऊपर की तरफ जाएगा, ओए होए 60, हाँ, और बी का sin 60 इधर आ जाएगा। करेक्ट है, बी का sin 60, बी का sin 60 एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। जैसा कि मैं बोल रहा था कि दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकती, उनका कोई ना कोई नेट फील्ड होगा जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ऊपर की तरफ ये 2b cos 60, तो मैं लिख सकता हूं b नेट जो आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b cos 60 डिग्री। सॉल्व कर सकते हैं आप बड़े आराम से इसको, मेरे को इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं। ट्वाइस b की वैल्यू अपने पास आ रखी है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a cos 60 की वैल्यू अभी हमने बताया 1/2, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए ही आएगा, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसी के आगे आप लगा दीजिए ऊपर की तरफ, इसका मतलब जे का कैप। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं सच। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस लगा सकते हो अगर आपने मेरी सारी की सारी क्लासेस रेगुलरली की हुई हैं तो, क्योंकि मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई मेरी क्लासेस जो किया होगा वही मेरे मेथड्स को समझ पा रहा होगा, अदरवाइज आप देखिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आप करके देखिए, अगर आपको लगा हो कि भाई ये क्वेश्चन हमको आ गया है तो यही क्वेश्चन करके देखिए। बस अंतर क्या होगा कि इस वाला जो अगला क्वेश्चन आप करेंगे उसमें जो वायर बाहर की तरफ आ रहा था, ये वाले वायर को भी कर दीजिए अंदर की तरफ, या फिर ये बाहर था तो इसको भी बाहर कर दीजिए। हमने एक बार अपोजिट किया था, आप दोनों सेम लेके करके बताइए कि कितना, क्या यही वैल्यू आ रही है या वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब दोनों के दोनों वायर अंदर की तरफ जा रहे हैं इस बार। ऐसा एक क्वेश्चन लेके आप इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में अपन लेने वाले हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं, एक का रेडियस छोटा रहेगा, एक का रेडियस थोड़ा उससे बड़ा। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपके पास हैं, एक्चुअल में सेमी सर्कल्स में बोलना चाहूँगा, सेमी सर्कल्स आपके पास हैं। ये रहा इसका रेडियस, ये आपका सेंटर लेता हूँ मैं, सेंटर दिख रहा है? ठीक, हाँ चलो, तो यहाँ से एक और ये रहा। ठीक है, बाकी तो सारे डॉट ही हैं। ठीक, ये रहा। तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और ऐसे घूम के ऐसे वापस आ रहा है। ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस है ए और ये जो बड़ा वाला है इसका रेडियस है बी। करेक्ट, चलिए सबसे पहले इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए कि इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितने एलिमेंट है पहले ध्यान से देखिए। पहला एलिमेंट ये है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है ये बड़ा वाला, तीसरा एलिमेंट है ये छोटा वाला और चौथा एलिमेंट है ये, क्योंकि ये तो स्ट्रेट वायर है और ये कर्व वायर है, ये स्ट्रेट वायर है और ये सर्कुलर वायर है, तो दो सर्कुलर वायर और दो स्ट्रेट वायर है, आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए कर लिया, लेट अस डू
विथ टुगेदर। ओके, तो सबसे पहले ये वाली लूप को देखिए, ये छोटा सा स्ट्रेट वायर, ये वाले स्ट्रेट वायर के लाइन ऑफ एक्शन पे ही तो है ये पॉइंट। देखो इस वायर में जो चार्ज दौड़ रहे हैं उन चार्ज के लाइन ऑफ मोशन पे ही तो है ये पॉइंट। इसका मतलब इस छोटे वाले वायर की वजह से इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। एग्जैक्टली सेम टू सेम वही रीजन यहाँ पे भी है, इस छोटे वाले वायर की वजह से भी इस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एंगल लिखने जाइएगा तो दोनों एंगल साइन थीटा और प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 दोनों ही एंगल हो जाएंगे 0 और 0, और दोनों मिला के हो जाएंगे 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आएगी। मतलब इस वाले की वजह से और इस वाले की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखना है, लिखना है तो सिर्फ ये और ये की वजह से। तो चलो जरा एक बार वो देख लेते हैं अपन, डायरेक्शन वगैरह देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का देखें तो ऊपर की तरफ कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, बट नीचे वाले को देखा तो नीचे की तरफ से कर्ल लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो सबसे पहले दोनों की वजह से अलग अलग लिख लेते हैं, B1 और B2 करके लिखते हैं, एंड देन नेट वाली फील्ड अपन निकाल लेंगे सही से। सो B1 जो मैं लिख रहा हूँ ना मैं ए वाली की वजह से लिख रहा हूँ, छोटे वाली की वजह से। छोटे वाली की वजह से सेमी सर्कल का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्या पाई रहेगा? क्या पाई रहेगा? क्या आई थिंक सो पाई नहीं रहेगा, 4a होगा, सिर्फ और सिर्फ 4a होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4a। कैसे पाई नहीं होगा अभी बताता हूँ। म्यू नॉट आई अपॉन 4a, देखो b इज इक्वल टू होता था सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r और यहाँ पे n, तो यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे तो है a, करेक्ट, और n होता था नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? हाफ सर्कल है तो 1/2 होता है, तो 1/2 2 2 जा 4, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। कभी भी सेमी सर्कल की वजह से लिखना हो तो आप बिंदास से लिख ले म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इसको आप रट लीजिए ना हो तो, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो फिर आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये लाइट थोड़ी कम है क्या, चलो कोई नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। और ये वाला डायरेक्शन किधर की तरफ था जरा बताओ? कर्ल किया बाहर की तरफ, बाहर की तरफ किया तो मैंने इसको डॉट कर दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है B2 आ गया बड़ी वाली की वजह से, अगेन वही सेमी सर्कल म्यू नॉट आई अपॉन 4। इस बार रेडियस a नहीं है, इस बार तो रेडियस b है, और ये डायरेक्शन अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ नहीं, बिल्कुल अंदर की तरफ है। अब जरा देखो इसमें से कौन किस में से निकालेंगे बी नेट लिखने के लिए। बी नेट अगर अपने को लिखना हो तो b1 माइनस b2 करें या b2 माइनस b1? सर फिर वही वाली बात, आप पहले बोलते थे कि कोई भी एक लिख दो, डायरेक्शन लिख दो। नहीं, इस बार वाले में तो हम जज कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो म्यू नॉट आई बाई ए, म्यू नॉट आई बाई बी, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4, म्यू नॉट आई बाई 4, ये इतना तो कॉमन है दोनों में, सिर्फ ए और बी की बात है, और ए और बी विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है कि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। अगर ए इज लेस देन बी, ये छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, अगर ये छोटा है इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं? अगर ये बड़ा है इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है, तो जो बड़ा है उसी में से छोटा घटेगा। इसका मतलब बी नेट होगा b1 माइनस b2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4a माइनस म्यू नॉट म्यू नॉट आई बाई 4b, और ये डायरेक्शन होगा कहाँ? a बड़ा है तो बाहर की तरफ, और फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4, अंदर में 1 माइनस a माइनस 1 माइनस b। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बी नेट आ जाएगा, और कोई टेंशन नहीं है इसमें बी नेट निकालने में। ठीक है, बेहद आसान है, बहुत ही शानदार है। तो ये एक और आपके पास एग्जाम्पल आ गया। सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला देखो। अब पूरा नहीं मिटाता मैं, इसको जरा सा मिटाता हूँ बस, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक ही है, जो पहले अंदर की तरफ था ना, अब हम इसको कर देंगे बाहर की तरफ, तो एक और अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा आपके पास। जो अंदर की तरफ था इसको भैया घुमा देंगे बाहर की तरफ, हर तरीके से हम करके देखने की कोशिश करेंगे। देखो ठीक है, जो अंदर की तरफ घूम रहा था इसको अंदर ना करके अब हम इसको बाहर की तरफ कर देंगे, तो बाहर की तरफ कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से मिटा देता हूँ, एंड दिस विल बी, ओहो थोड़ा सा तिरछा हो गया, चलो मान लो थोड़ा सा तिरछा ही मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तिरछा ही मान लीजिए आप, थोड़ा बराबर होना चाहिए बस, और क्या। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, चलो बढ़िया। इसका रेडियस अगेन ए ले लिया हमने। करंट अभी भी ऐसे मान लो इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से घूम के आ रही है, घूम के आ रही है, अगेन इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, और इधर से निकल रही है। ठीक है, तो ये वाला जो रेडियस है बी है, और ये वाला रेडियस ए है। फिर से आपको निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे।
अगेन ये लाइन ऑफ एक्शन में है, ये लाइन ऑफ एक्शन में, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा तो लाइन ऑफ एक्शन में है, तो इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आने वाली नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसकी वजह से? ऊपर वाले की वजह से और नीचे वाले की वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं फटाफट। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गर्मी, चलो फटाफट निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही ज़्यादा शानदार गर्मी है, क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, चलो 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 चलो, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ऊपर वाले की वजह से कर्ल किया अंदर की तरफ, नीचे वाले की तरफ से भी कर्ल किया तो अंदर की तरफ, ऊपर वाले से कर्ल किया तो अंदर की तरफ, नीचे वाले से। अरे है तो ये सर्कल का हिस्सा, बस इसका रेडियस थोड़ा छोटा है। अगर इसको मैं कंप्लीट करता तो सेम डायरेक्शन तो उसमें भी आता, इसका मतलब इस पूरे के पूरे सर्कल की वजह से तो अंदर की तरफ ही आता, इसके वजह से भी अंदर की तरफ। बार बार मैंने बोला क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ, करेक्ट है। सो क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगा। सबसे पहले ए की वजह से लिखते हैं B1 एंड देन B2 लिखेंगे बी वाले की वजह से। तो ए वाले की वजह से B1 अगर लिखे तो कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई बाई 4A आएगा, और किधर की तरफ भाई, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। और ये आने वाला है म्यू नोट आई बाई 4B, अगेन ये किधर की तरफ, अंदर की तरफ। अब ये दोनों सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में दोनों है, तो अपने को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि घटाना है कि क्या करना है, कौन बड़ा कौन छोटा। इस बार तो बेसिकली अपन सीधा सीधा ऐड कर देने वाले हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू, दोनों का डायरेक्शन सेम तरफ है, तो नेट आ जाएगा B1 प्लस B2, करेक्ट है, B1 प्लस B2। और B1 प्लस B2 आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 ब्रैकेट में 1 बाई A प्लस 1 बाई B। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा सर? ऑब्वियस सी बात है, जिधर दोनों की डायरेक्शन उधर इसका भी डायरेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस और देख लेंगे अपन फटाफट, एक दो क्वेश्चंस और देख लेंगे एंड देन उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखो सेंटर वाला तो अपन ने सीख लिया बहुत सारा, तो एक दो और कर लेते हैं छोटा छोटा एंड देन अपन डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा सीरीज आगे बढ़ते रहेगा, और जैसे ही एक्सिस पे हम डिस्कस कर लेंगे उसके तुरंत बाद आ जाएगा मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, सॉरी, सर्कुलर लूप एज अ क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे कंसीडर करते हैं, मैग्नेट की तरह कैसे, शॉर्ट मैग्नेट की तरह कैसे कंसीडर करते हैं, वो देखेंगे। देन सोलेनॉइड देखेंगे, देन एम्पियर सर्किट लॉ देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। एंड देन उसके बाद हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस, और मैग्नेटिक फोर्स खत्म होने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी देख लेंगे, जहाँ पे अपन पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वो सारी चीज़ें उसका चर्चा करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की चर्चा करेंगे, उसके बाद हिस्टैरिसीस लूप की चर्चा करेंगे, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों की। तो ऑलमोस्ट उसमें भी 1 वीक लग सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा यूनिट है। मैंने बोला था कि आपको 3 चैप्टर्स का 1 यूनिट मैंने मिला के बनाया है इसको, तो थोड़ा लंबा तो जाएगा। एंड देन उसके बाद अपन करेंगे अल्टरनेटिंग करेंगे EMI और EMW, तो पार्ट 1 ऑफ 12th आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी करते हैं इसको भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लो एक बार आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा फटाफट। इस बार क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ मिक्सअप करते हैं, थोड़ा सा कुछ मिक्सअप करते हैं, ये और एक एग्जांपल, और इसके बाद फिर हम सर्कुलर लूप पढ़ने के कगार पे आ जाएंगे कि सर्कुलर लूप पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे सर्कल बना लेते हैं एंड देन इसको हम इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसको तो हम मिटा देंगे, तो ये कितना रहेगा, 3/4 रह गया। इसी 3/4 में ना हम एक स्क्वायर ऐड कर देंगे, लो ये हमने ऐड कर दिया स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक। अब इसमें जो वैल्यूज हैं मैं इसको भी मिटाता हूँ और इसको डॉट बनाता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ दिखाने के लिए हमने बनाए हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये तो हमने दिखाने के लिए बनाए। ठीक, देखो ये है ना, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ये वाला B है और ये वाला साइड भी क्या है, B है। तो अगर ये भी B है तो ये भी B है, ये B है तो ये भी B है, ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का, डेफिनेट सी बात है। ये जो सर्कल है ना, इसका रेडियस जो है ये A है। अब आपको इस सर्कल के सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए आप, इस तरीके से करंट जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है और फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। मतलब इस वाले पार्ट में कोई करंट है नहीं, क्योंकि ये पार्ट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक
करंट यहाँ से चला, ऊपर गया, इधर आया, नीचे आया, इधर आया और फिर नीचे घूम के फिर यहाँ से फिर वापस आ गया। इस तरीके से करंट आपका फ्लो हो रहा है। आपको निकालना है इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पूरा अरेंजमेंट। इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहुत ईजी है। सबसे पहले एलिमेंट चूज कर लेते हैं कितने कितने एलिमेंट है। ठीक है, एक है हमारे पास ये सर्कुलर लूप, दूसरा हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये और ये। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 है। सबसे पहली बात अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन 5 में से 2 तो बिल्कुल फर्जी है। ठीक है, कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके भी लाइन ऑफ एक्शन पे ये पॉइंट है और इस वाले के भी लाइन ऑफ एक्शन पे पॉइंट है। और जब जब लाइन ऑफ एक्शन पे पॉइंट हो उस समय पे मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। इसका मतलब कुल मिला के हमको कितने निकालने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। एक तो इस सर्कुलर लूप की वजह से, दूसरा इस वाले लेंथ की वजह से और तीसरा इस वाले लेंथ की वजह से। तो फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं और इसको देंगे नाम B1। जरा देखो डायरेक्शन, कर्ल किया क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। तो ठीक है, अब क्या करना चाहिए अपने को? फॉर्मूला μ0 I बाई 4 पाई r का स्क्वायर। मैं जैसा कि बोलता हूँ बार बार, या तो आप इसका पूरा लेंथ लिखना सीखिए और या तो ये कितना टर्न है वो लिखना चाहिए। चलो टर्न वाले टर्म से लिख देते हैं। एक बार लेंथ से लिखा था, एक बार टर्न से लिख देते हैं। 2r, r का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब a है तो a डाल देते हैं 2a। और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? पूरा घूमता तो 1 टर्न है, आधा घूमता तो 1/2 और ये 3 बाई कितना है? 3/4 है। कितना भाई? 3/4, क्योंकि इस पूरे हिस्से का कितना टुकड़ा किया गया? 4 टुकड़ा, उसमें से 3 बचा हुआ है और एक गायब है। तो एक को निकाल दिया तो बचा सिर्फ 3/4। ठीक है, और ये किधर की तरफ ले जा रहा है? क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। चलो भैया B1 आ गया। इसको और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताओ? μ0 एक मिनट, 3μ0 I बाई 4 2 जा 8a, करेक्ट है। और किधर की तरफ? अंदर की तरफ। B2 देखो जरा कितना आ रहा है। B2 मैं इसकी वजह से लिख रहा हूँ। इसकी वजह से लिखना तो आपको आता ही है। स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना तो आपको आसानी से आता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने को 2 चीज चाहिए। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है? ऑब्वियसली पता है, B है, करेक्ट है। दूसरा, अपर एंड से और लोअर एंड से एंगल कितना बन रहा है? तो लोअर एंड तो सीधा सीधा स्ट्रेट उसी पॉइंट में है, इसका मतलब 0 बना रहा है। लेकिन अपर एंड कितना बना रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर। और जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो तो एंगल कितना हो जाता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग वैल्यूज में डालते हैं π/4, या तो वो लिखिए या तो 45 डिग्री। तो होपफुली आप भूले नहीं होंगे फॉर्मूला, दैट इज μ0 I अपॉन 4 पाई r। r की जगह पे यहाँ पे b है, r की जगह पे यहाँ पे b है। साइन θ1 इज 0 डिग्री प्लस साइन θ2 इज 45 डिग्री। या तो आप ऐसे बोल लीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, या इसको a मानिए, इसको b मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है? करंट की तरफ डायरेक्शन करो, उधर खोल नहीं सकते तो करंट की तरफ डायरेक्शन करो, अंदर की तरफ। करंट की तरफ अंगूठा और डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो इसका भी डायरेक्शन आ रहा है अंदर की तरफ। जरा सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है? μ0 I अपॉन 4 पाई b। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। फटाफट लिख लो, साइन 0 तो 0 हो गया, ये 1/√2 हो गया। इसका मतलब आ गया μ0 I अपॉन 4√2 पाई b। कहाँ पे? अंदर की तरफ। ये आ गया B2। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट B3 की वैल्यू निकालो जरा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लाइन ऑफ एक्शन पे 0 0 आ रहा है। ये वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई? वो डिस्टेंस भी b ही है। इसमें भी यहाँ पहला एंगल 0 बना रहा है और दूसरा एंगल अगर ये 45 है तो डेफिनेटली ये भी 45 डिग्री है। तो यहाँ पे भी 0 डिग्री, 45 डिग्री, लेंथ भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। इसका मतलब सारा का सारा वही आएगा, बस डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या काम किया? डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा किया और हमारा पंजा अंदर की तरफ, मतलब इसकी वजह से भी जो आएगा वो अंदर की तरफ ही आएगा। μ0 I अपॉन 4√2 पाई b, और ये भी आएगा अंदर की तरफ। बस b नेट निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि तीनों के तीनों अंदर की तरफ हैं। तो b1 प्लस b2 प्लस b3 आप कर लीजिए, बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू आ जाएगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज आप रखिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी करना करिए, कोई टेंशन नहीं है। लिखने को मैं लिख सकता हूँ कि 3μ0, एक मिनट, जो कॉमन है, सब कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। μ0 I कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो μ0 I/4 कॉमन कर लेता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। μ0 I/4 कॉमन कर लेता हूँ। अंदर क्या क्या बच रहा है? यहाँ पे क्या बच गया? 3/2a, यहाँ पे बचा है 3/2a प्लस यहाँ पे क्या बच गया भाई? μ0 I/4 निकल चुका है,
बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1/√2ab, 1/√2ab पाई बी, और फिर से 1/√2 पाई बी। तो 1/√2 पाई बी, 1/√2 पाई बी दोनों को ऐड करके तो 2/√2 पाई बी, दैट मीन्स √2 बाई पाई बी। तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा √2 बाई पाई बी, और ये कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए जल्दी से। एक लास्ट में यहाँ पे आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर का, एंड देन वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लेकिन वो वाला जो वीडियो होगा वो इसके बाद वाला वीडियो होगा। ठीक है, तो उसमें क्यों बाद वाला होगा, क्योंकि फिर एक ही सिर्फ डेरिवेशन यहाँ पे करके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट से आसपास हो चुका है। तो फिर वो बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, 1.5 घंटे 2 घंटे, और उतना पेशेंस ना तो आपके अंदर है, मैं देखता हूँ, क्योंकि उतना वॉच आप करते नहीं उतना पूरा। तो छोटे छोटे वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है, अदरवाइज मेरी तो मर्जी रहती है मैं 2-2 ढाई घंटे कंटिन्यू पढ़ाऊँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ में। बट आपके अंदर भी वो मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ को कंटिन्यूस में रखने की। दैट्स वाई मुझे छोटे वीडियो बनाने पड़ जा रहे हैं, अदरवाइज मैं तो 3 दिन 4 दिन में ये यूनिट वगैरह खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके अंदर उतनी क्षमता है पूरी देखने के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, बट अब आपके हिसाब से ही चल रही सारी चीज़ें। ठीक है, सो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बस बिल्कुल लास्ट है, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, और ये बहुत ईजी भी है। अगेन जैसा हमने ऐड किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं फिर से आपको ना होमवर्क में देके चला जाऊंगा, आप उसको करते रहना। ठीक है, हालांकि आप करते तो है नहीं, पर फिर भी मेरा काम है, मैं तो देता ही रहूँगा। तो यहाँ से ये कुछ ऐसे ऊपर और ये कुछ ऐसे आगे, और ये एक और सर्कुलर लूप। ठीक है, ये एक और सर्कुलर लूप है। मैं यहाँ मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक, इस पॉइंट सी पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो है ए है एंड इसका जो है वो बी है। ठीक है, करंट फिर से कुछ ऐसे ही घूम रहा हो, जैसे मर्जी आप वैसे घुमा लो, करंट के डायरेक्शन से मैटर नहीं करता, डायरेक्शन से सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर देखिए तो यहाँ पे फिर से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कुलर लूप हैं। फटाफट लूप 1 की वजह से निकाल लेते हैं B1, जो कि ए वाला है। ये फिर से देखो 3/4 है, 3/4 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पुराना वाला ही आ जाएगा, μ0I/4 कितना था, μ0I/2a, क्या लिख दिया, 2a, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 3/4 किधर की तरफ, क्लॉक वाइज तो अंदर की तरफ। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 3μ0I/4 टू जा 8a, वो भी किधर, अंदर की तरफ। B2 कितना आ रहा है भाई, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। अगर ये भी क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से भी कितना आ जाएगा, μ0I/2b, और लूप का कितना है जरा देखो तो, अगर ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री, क्योंकि इसी से बस थोड़ा सा बड़ा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है जरा देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स आई थिंक 1/4 है ना, टोटल 4 टुकड़े और 4 टुकड़े, 90 डिग्री है, 90 डिग्री इंटू बी कर लो तो भी काम बन जाएगा, 90 डिग्री π/2, 1/4 ना, 1/4, ये कितना है, 1/4 है, तो ये आ जाएगा। और ये भी है अंदर की तरफ, μ0I/8b, ये आ गया। बस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो अपन दूसरे वाले फॉर्मूले भी कर लेते हैं, μ0I/4πr² π/2 इंटू बी, यही था ना अपने पास, π/2 इंटू बी, तो यहाँ पे b का स्क्वायर था, b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, b से b कैंसिल, 4 2 8, वैसे करेक्ट है। ये भी अंदर की तरफ है, तो बी नेट कितना आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा b1 + b2, एंड b1 + b2 करने पे अपने पास फाइनल आंसर आएगा μ0I/8, तो अपने पास आ जा रहा है μ0I/8 को कर लिया बाहर, ऊपर में बचा है 3/a, और यहाँ पे बच रहा है 1/b। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, और ये डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। दैट इज इट फॉर टुडे। ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, जैसा मैंने बोला था। सो कल वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द
करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और उसी से रिलेटेड कम से कम नहीं कुछ तो 4-5 बढ़िया सवाल करेंगे, जेई लेवल के भी, नीट लेवल के भी और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा इसके बाद एक पूरा बढ़िया 1-1.5 घंटे का बढ़िया लंबा चौड़ा पीवाईक्यू सेशन होगा। तो हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी चल सके उतना लंबा हम पीवाईक्यू सेशन भी कर ले जाएंगे। सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिए। अगर आप करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा।